हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं मेरे साथ। आज से हमारी थ्योरी क्लास स्टार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अब हम क्या पढ़कर चलेंगे, अब हम थ्योरीज पढ़कर चलेंगे, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी नए जुड़े हैं, तो प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा सिलेबस आपका कवर है। बस केमिस्ट्री और बायो करवानी रहती है, वो मैं अभी आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है डियर? और जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। हाय लक्ष्मी, हेलो सोम्या, गुड आफ्टरनून। सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। मुझे तो आप लोग नजर ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक बार ईमेल कर दिया इतनी देर में कि मुझे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्लास में। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज मी राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड हम पढ़कर चलते हैं। हाय, हेलो, हाय। पहले बच्चों के जुड़ने का वेट करते हैं, क्योंकि मैं बैचेस मर्ज करवा रही हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाय, हेलो। सो अभी मुझे आप लोग बता दो कि आप कौन से वाले बैच के स्टूडेंट हो, सो दैट मुझे थोड़ा क्लियरिटी हो जाए अपने दिमाग में। मैं इतने दिनों से कहा थी सत्येंद्र भाई मेरी तो रोज क्लास चल रही है, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बिना? बताओ कैसी बात कर रहे हो? हाँ, मैं तो रोज यहीं पर पढ़ा रही थी आप लोगों को, बट आप ही नजर नहीं आ रहे थे। आप बीपीएससी पीआरटी, ओके, निर्वाण 2.0, अपने अपने बैचेस के नाम बता दो जरा फटाफट आज, क्योंकि मैं देख लूं। मैं इतने दिनों से यही थी, आप लोग नहीं आ रहे थे। निर्वाण 2.0, ओके 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 संजना। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, 5 ऑफ जुलाई निर्वाण में आपकी क्लास नहीं चल रही थी काफी दिनों से। नहीं, ऐसा नहीं है यार। फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, जितने भी बैच है सभी में मैंने कंपलसरी साइंस ओपन करवाई थी यार सभी के लिए, जिसमें मैंने एमसीक्यू वन लाइनर करवाए थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं क्लास नहीं ले रही थी। 1 बजे ही आप लोगों की क्लास चल रही थी और सभी बैचेस में चल रही थी। मैम आपकी क्लास इस बैच पर नहीं दिख रही थी, हो सकता है नहीं दिख रही हो, लेकिन बैचेस में क्लासेस चल रही थी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है सेल, जिसको हिंदी में हम कोशिका बोलकर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये क्या होती है। जीवन की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड, पहले मुझे लिखने दीजिए फिर आप लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई। बोला जाता है कि भैया इसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है, हम कुछ भी नहीं है इसके बिना। ठीक है मैम, कितने दिन से क्लास नहीं चल रही थी हमारे बैच में? डियर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो हर किसी बच्चे को अलाउ करवाया था। निर्वाण 1 में क्लास शो नहीं हो रही। चलिए मैं इतना करवा दूंगी, जो पिछले 1 हफ्ते की क्लासेस है ना वो आपके बैच में दिखने लगेंगी। मैं चलिए इस बारे में बात कर लेती हूँ। मैं इस बारे में बात कर लूंगी। हाँ, सुरेखा जी बिल्कुल, ये पीजीटी जनरल के लिए क्लास है, तो जितने भी जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर बैठेंगे। 17 तारीख के बाद आपकी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। मैं इस बारे में बात कर लूंगी कि जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी की सारी आपके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी जाए। 1 हफ्ते की क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी अलग से, मैं भेज दूंगी आपको सारी की सारी क्लासेस। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को क्लास नहीं मिल रही, अदरवाइज तो सारे बैच के स्टूडेंट्स आ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। डियर स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप इतना तो लिखना स्टार्ट करो, मैं साइड हट जाती हूँ। प्लीज आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें।
थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू। आज मैं नहा कर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से बात होगी किस चीज के बारे में, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलकर चलते हैं। अब देखो मेरी हिंदी भी ना बहुत अच्छी हो गई है तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा कर। अब तुम लोग मुझसे ऐसे नहीं कह सकते कि मैम आपकी हिंदी खराब है, हिंदी भी अच्छी हो गई अब मेरी, मैं बता रही हूँ। जब आप लोगों का हो जाएगा एक एक दिल भेज देना, सो दैट मैं समझ पाऊं कि आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स एक एक दिल भेजते रहिए ताकि मुझे पता लग जाएगा आप ये पेज लिख चुके हैं और मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ जाना है। ऑलराइट, काला वाला दिल नहीं भेजना है प्लीज, रेड वाला भेजना है। ब्लैक नो, नो नॉट एक्सेप्टेबल। तो अभी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ यहाँ पर किस चीज के बारे में, अभी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स कि भैया सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी थी। नहीं नहीं दिल रखूंगी नहीं, वापस कर दूंगी, तुम बस भेज दो एक बार। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो देखिए आप लोगों को एक साइंटिस्ट के बारे में पता होगा जिसका नाम था आप लोगों का रॉबर्ट हुक, जिसका नाम था आप लोगों का रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने कॉर्क सेल देखा था। इन्होंने क्या देखा था आप लोगों का, कॉर्क सेल देखा था। और कमाल बात यह कि ये वाला जो सेल था ये आप लोगों का डेड सेल था, मृत कोशिका थी। आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई 1665 में जो सेल देखने के लिए मिला था वो जिंदा था कि मरा हुआ था, तो आप बता दोगे कि भैया वो तो डेड सेल था। कैसा सेल था वो आप लोगों का, डेड सेल था। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपसे कोई बोलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे था, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था डियर, ठीक है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसी प्रकार से कुछ आप लोगों का ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर सेल, जो कि कैसा था, डेड था। मेरा सवाल आप लोगों से कि चलो इसने तो डेड सेल देख लिया, कौन वो प्राणी था जिसने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। हु विल टेल मी अबाउट द लिविंग सेल। कौन ऐसा प्राणी था जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, आप ही बताओगे। ल्यूइन हॉक, वेरी गुड। तो इनका नाम था जी, देखिए अगर हिंदी की स्पेलिंग में कुछ गलत हो जाए तो अपने आप ठीक कर लेना, क्योंकि आपको पता है मेरी हिंदी पढ़ने में अच्छी हुई है, लिखने में नहीं। तो साइंटिस्ट का नाम था आप लोगों का ल्यूइन हॉक। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। देखिए जितने भी टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं जिनका जनरल पेपर है, जनरल पेपर तो आप सभी का कॉमन है, तो जनरल पेपर आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर, और सीटेट वाले भी। अब मैं यहाँ पर डाइवर्सिटी के आधार पर आप लोगों को बताती हूँ। बहुत सारे प्राणी हुए, पहले हम ऐसे नहीं थे। पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो बहुत ही यूनिसेलुलर स्टार्ट हुई थी, यानी एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता था। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन फर्ज कीजिए कि मैं ही आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, संस्कृत पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, यानी मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। सिमिलरली आपकी उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर जो आप लोगों की सेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक पार्ट था आप लोगों का यूनिसेलुलर और दूसरा था आप लोगों का मल्टी सेलुलर। दूसरा क्या था आप लोगों का, मल्टी सेलुलर। एक था आपका बहुकोशिका और एक था आप लोगों का एक कोशिका। तो मैं आपको मेजर डिफरेंस बता देना चाहती हूँ दोनों के भीतर। देखिए मल्टी सेलुलर में आपके जो सेल थे, नहीं मैं बहुत दिनों बाद नहीं आई हूं, मैं तो रोज आ रही हूँ भैया, आप बहुत दिन बाद आए हैं। आपकी क्लासेस मुझे नहीं पता इस बैच में क्यों नहीं लगी थी, मैंने तो हर किसी बैच को अलाउ करा था पढ़ने के लिए, बट आई रियली डोंट नो द रीजन। मैं आपकी सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जब कभी भी आपसे यूनिसेलुलर के बारे में बात की जाती है तो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी एक ही कोशिका सारे कार्य करती है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। आप किसी को एग्जाम्पल पता है तो बता दो जरा।
और यहाँ पर अलग-अलग सेल होते हैं अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम ही हैं, ह्यूमन बींग्स। और इधर आप लोगों का अमीबा, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे। अमीबा है, पैरामीशियम है, जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया, बैक्टीरिया। परफेक्ट परफेक्ट। एक एक ही एग्जाम्पल काफी है, कभी पूछने के लिए आया नहीं और आएगा भी नहीं। देखो, मैं अभी आपके सामने बोल देती हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं बोल देती हूँ कि जितने भी पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं, 1 हफ्ते के लिए क्लास उनके में भी लगा दो। मैं अभी आपके सामने बोल देती हूँ, रुको जरा। सर, जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, 1 हफ्ते की जो क्लास हुई थी, आप उनकी क्लास में सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है? थैंक यू। देखो, अभी आपके सामने वॉइस मैसेज भेजा है, कभी आप सोचो कि मैम मजे कर रही हैं ऐसे। मैंने वॉइस मैसेज भेजा है और 100% आपकी जितनी भी क्लासेस है सारी लग जाएंगी। अजी साइड ही है हम तो रजत, बिल्कुल आप तो बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं कर रहे हो। अरुणी, मैं पीजीटी बायो की क्लास कैसे ले लूं डियर, ये बता दो। मेरे ऑलरेडी बहुत बैचेस है, मेरी बिल्कुल हालत खराब हुई पड़ी है इस टाइम, सीटेट का पेपर बिल्कुल सर पे है। थैंक यू सो मच खुशबू, बट आई वांट कलर रेड, नॉट दिस वन। इज इट फाइन और क्लियर? देखिए, हिंदी की क्लासेस का तो मेरे को पता नहीं है, 1 वीक में खत्म हो जाएंगी। संजू, 1 वीक में कभी भी खत्म नहीं होगी। 15 चैप्टर तो बायो के हैं, लगभग 1 हफ्ते केमिस्ट्री चलेगी। कम से कम 20 दिन आपको पढ़ना है मेरे से यार। अभी तुम तो पढ़ना नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। अरुणी, अमित सर पढ़ा तो रहे, बायोस में क्या इशू चल रहा है क्लास में? ही इज नाइस टीचर ब्रो। अब मैं आपको बताती हूँ, फर्दर हमने सेल को न्यूक्लियस के आधार पर 2 टुकड़ों में बांटा है, ठीक है? किस पे बांटा है? आप लोगों के 2 टुकड़ों में बांटा है। सेल को फर्दर हम डिवाइड करके चलेंगे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। यार वो अच्छे टीचर हैं, ऐसे मत बोलो। प्रोकैरियोटिक और आप लोगों का यूकैरियोटिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। रजत, तुम शाम को 5 बजे यूट्यूब पर आ जाया करो, तुम्हें मेरी इतनी याद आती है तो। चलिए, इन दोनों का अंतर बताइए, बातें मत करो यार, काफी हो गया है ना, इतनी फ्लर्टिंग काफी है, मैं खुश हूं तुमसे। चलो भाई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर बता दो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं अगर प्रोकैरियोट के बारे में, तो प्रोकैरियोट क्या होता है बेसिकली। हाँ हाँ राज, मैंने तुम्हारा नाम प्यार से रजत रख दिया, ठीक है? अब प्लीज प्लीज बातें मत करो, इधर देख लो। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराने वाले सेल, यूकैरियोटिक का मतलब होता है नए वाले सेल। तो जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं वो बार बार इवोल्यूशन कर करके अपने अंदर मॉडिफिकेशंस क्रिएट करती हैं। जैसे कि हम क्या पहले ऐसे दिखते थे? बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते थे, हम बंदर जैसे दिखते थे। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता चला गया और हमारी शक्लें सुधरती चली गई। सिमिलरली हमारी बॉडी के फंक्शंस बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। आप देखो, अब छोटे छोटे बच्चे भी कितने जल्दी से एंड्रॉइड फोन चला लेते हैं, सारी चीजें उनको पता है। क्या हम इतने होशियार थे अपने टाइम पर? बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि फोन ही नहीं थे वहां पर। तो मेरा कहने का मतलब है, वक्त के अनुसार, चीजों के अनुसार हमारी बॉडी अडेप्ट करती चली गई चीजों को, और हम मोर इंटेलिजेंट, मोर स्मार्ट होते चले गए। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक में ये हिसाब किताब था कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी केंद्रक या झिल्ली नहीं पाई जाती थी। ये बहुत ही फ्री लिविंग टाइप थे, जैसे कि हम लोग।
अपने बचपन में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील नहीं करते थे जैसे आज के स्टूडेंट करते हैं ना, कि 10 में से 10 नंबर नहीं आए तो मैम से डांट पड़ेगी, मम्मी से डांट पड़ेगी। सिमिलरली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सीन था कि भैया यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं था। क्या नहीं था? कोई केंद्रक नहीं था, कोई कोशिका अंग उपस्थित नहीं था, यानी नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनली। बट अब ऐसे तो काम नहीं चलने वाला था, तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ और यहां पर क्या आ गया आप लोगों का? केंद्रक आ गया, और केंद्रक के साथ साथ कोशिका अंग भी उपस्थित हो गए। क्या हो गया आप लोगों के? कोशिका अंग उपस्थित। कोशिका अंग का मतलब है लेयर बाय लेयर, सारी की सारी चीजें अब लेयर्स में आने लगी हैं। एक हेड ऑफ द सेल हो गया है जो आपकी सेल को संभालेगा। जैसे क्लास में मॉनिटर बना दिए जाते थे ना पहले, कि भैया कोई बातें करे तो नाम वाम लिख लेना इनका। सेम तरीके से हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी का एक मॉनिटर था, हमारी सेल का एक मॉनिटर था जिसका नाम था हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी आ गया था, और न्यूक्लियस जिनको कंट्रोल कर रहा था वो भी आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी टिल्टिंग हो रही है क्योंकि आधी चीज मैंने उधर लिखी है दिखाई नहीं दे रही है। बता दिया करो कभी कैमरे के अलाइनमेंट में दिक्कत होती है, आराम से बैठे रहते हो। न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। कितने मजे से बैठे हो ना, बताना ही नहीं होता मैम बोर्ड टेढ़ा हो रहा है मजे से पढ़े जा रहे हो। बता दिया करो यार, ऐसी क्या बात, मैं डांट थोड़ी दूंगी तुम्हें इस बात पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट रुके पड़े, एक बार मुझे हाँ या ना बता दो। आपको समझ आ रहा है ये चीजें जो मैंने समझाई है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाली? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि बिल्कुल शांत हो चुका है माहौल, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, अरे राज भाई बोर्ड पे ध्यान लगा ले, मेरे पे ध्यान लगाने से कभी कुछ हुआ नहीं है किसी का भी, ठीक है? तो तुम यहाँ पर ध्यान लगाओगे तो शायद कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको जितनी भी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम जितनी चीजें पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जितनी भी चीजें बताने वाली हूँ वो सारी की सारी क्या होंगी आप लोगों की? यूकैरियोट्स में होंगी। तो यूकैरियोट्स का मतलब होता है बड़े प्राणी, जैसे कि हम है, प्लांट है। तो हमारे अंदर चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर ले, क्या बैक्टीरिया की बॉडी और हमारी बॉडी एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं है। अमीबा की बॉडी हमारी बॉडी एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है तो अभी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ यूकैरियोट के बारे में। तो सबसे पहली बात आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके पास विभिन्न कार्य करने के लिए कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। They have different cell organelle to perform different function.
चले, समझ आया आपको? बातें हो गई हो तो अभी हम पढ़े आगे की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द सेम पॉइंट और नॉट? अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कोशिका अंग होते क्या क्या है। लिख लिया है ना आप लोगों ने? अभी मैं आपको बताऊंगी कोशिका अंग होते क्या क्या है और आपको किस किस चीज के बारे में पढ़कर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगी कोशिका अंग के बारे में, यानी सेल ऑर्गेनलीज। और ये सब केवल और केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती, केवल और केवल यूकैरियोट्स के अंदर होती हैं। तो प्लीज आप अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाइएगा एग्जाम में कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे प्रोकैरियोट पूछ रहा है कि यूकैरियोट पूछ रहा है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू कि भाई ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल यूकैरियोट्स में होती हैं। किसमें होती हैं आप लोगों की? केवल और केवल यूकैरियोट्स में। तो सबसे पहला होता है आप लोगों का सेल वॉल। अब यहां पर भी एक डिफरेंशिएशन है, यहां पर भी एक बात है, यह है केवल यह केवल पौधे, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल में होती हैं, किंतु जंतुओं में नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछने के लिए आया है कि सेल वॉल किस किस के अंदर होती है और किस किस के अंदर नहीं होती। तो भाई हमारे अंदर तो नहीं होती, बाकी सबके अंदर होती है। इसका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इट इज absent in animal cell but quite present in केवीएस पीआरटी में डीएलएड वाले भर सकते हैं क्या? डियर स्टूडेंट, खुशी एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। अतुल, तुम भी ट्राई कर लो, बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो उसे। इधर देखो, आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिखा है? सलाह मशवरा प्लीज बंद कर दो यार अपनी अपनी। इज इट फाइन और नॉट? सभी के सभी स्टूडेंट हाँ या ना में आंसर बता दिया करो, मैं तो पूछती रह जाती हूँ तुम लोगों से, कुछ नहीं बता कर देते। अब मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सफीरों का मेरे तो सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। देखिए, जब कभी भी आपसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के बारे में बात की जाती है तो जितने भी जितने भी जिंदा चीजें हैं वो सारी की सारी इनका डेवलपमेंट होता है, उन सबके अंदर इस चीज का तो उपस्थिति होगी होगी। मैं जिंदा हूं, प्लांट जिंदा है, जितनी भी जिंदा चीजें हैं सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी जीवित प्राणियों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। Are having cell membrane which is semi permeable, अर्ध पारगम्य होती है ये, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है सेमी परमिएबल, मतलब आधी चीजें आएंगी आधी नहीं जाएंगी, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा वो आएगा वरना नहीं आएगा। और आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इसकी 3 परत पाई जाती है हमारे शरीर में, इसकी 3 परत होती हैं। चलो भाई इधर देख लो, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है। अभी मेरे पास मैसेज आया है सर का, सर बोल रहे हैं कि आपको 1 हफ्ते की क्लासेस शो हो जाएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट है जिसने 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं आपको पीवाईक्यू की क्लासेस, वन लाइनर क्लासेस और एमसीक्यू की क्लासेस लगभग 7 दिन की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में कि भैया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। यह भी सभी जीवित प्राणियों में यह भी सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी के सभी प्राणियों में पाया जाता है। बेसिकली होता क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को किस चीज के बारे में बताया है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया है। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला जितना भी द्रव्य होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हाँ इसके बारे में हमें सबसे पहले पुरकिन जी ने बताया था। हाँ जी डियर स्टूडेंट, जितना भी जनरल का पेपर है, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, सीटेट, बीपीएससी, सभी के लिए अलाउ है ये बैच, तो आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि एक्चुअली ये होता कैसा है, तो आप लोगों का कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी जिसको बोलते हैं, एंड स्टिकी सब्सटेंस, थोड़ा चिपचिपा सा, जेली नुमा, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, लिख लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट। और बातों से काम नहीं चलेगा, आपको बताना भी पड़ेगा चीजों के बारे में। ऑलराइट,
अभी तीसरा स्ट्रक्चर हो चुका है, चौथा स्ट्रक्चर आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे। टिंग 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 टिंग, होके भी कुछ लागे। इसकी तारीफ लिख देती हूँ सबसे पहले तो। ये आप लोगों का 2 परत होती हैं, 2 मेम्ब्रेन। इसके अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं आप लोगों की? 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये क्या करता है, इसके पास इसका खुद का डीएनए सिंथेसिस होता है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए आया था कि क्या इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसी वजह से हमने इसको सेमी ऑटोनोमस का दर्जा दिया है। यानी ये क्या करता है, आप लोगों का डीएनए संश्लेषण करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, किस चीज में मदद करता है, आप लोगों का एटीपी प्रोडक्शन करता है। किस चीज का निर्माण करता है, आप लोगों का एटीपी निर्माण। आ रही है मेरी बात समझ में? इसी वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसके बारे में ये सारी बातें ध्यान रखिएगा कि एक तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। अल्टमैन ने इसके बारे में बताया था, बट उसका साइंटिस्ट का नाम कभी पूछने के लिए आया नहीं आज तक। शक्ति का केंद्र होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस। सोनम जी डार्लिंग, मैंने आपको अभी बोला है कि मैंने अभी आपके सामने वॉइस मैसेज भेजा है, तो सर का जवाब आया कि मैम क्लास ओवर होने के बाद आप मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा कि किस किस बैच में कौन कौन सी क्लासेस गई हैं। मैं करवा दूंगी, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने दो, मैं पक्का करवा दूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। आप लोगों ने लिख लिया ये सारा कि नहीं लिखा अभी तक? हैव यू डन और नॉट? मैम नेवर लाई, पक्की बात है। नेक्स्ट, आप लोगों ने स्ट्रक्चर सुना होगा और आप इसके बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। चलिए मुझे राइबोसोम के बारे में बता दीजिए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ। राइबोसोम, देखो स्पेलिंग कितनी गलत हो गई है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करना है, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है ये। इसीलिए हम इसको हमारे शरीर की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आया? इसके बारे में फालतू पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही पढ़ लो इसके बारे में। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों में उपस्थित। अब आप पूछोगे कि मैम दोनों का क्या मतलब हुआ, तो भाई ये आपका प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। प्रोकैरियोट में इसका वजन 70s है, दिख रहा है ना? हाँ। यूकैरियोट में इसका वजन 80s होता है। S स्टैंड्स फॉर सिडवर्क यूनिट। मैंने जस्ट अभी कोल्ड कॉफी पी है, इस वजह से मेरी आवाज और बैठ गई है।
मैं बहुत हीरोइन बनकर कोल्ड कॉफी पीने गई थी। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है कोल्ड कॉफी पी ली जाए। इज दैट डन? ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बताऊंगी यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अंतर्द्रव्य प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसकी शक्ल कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, इसकी जो शक्ल होती है कुछ इस प्रकार की होती है। अब ये दो टाइप के होते हैं, इसके कोई खास फंक्शन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला होता है आप लोगों का SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी परत के नाम से जानते हैं इसको हम। ये किस चीज में मदद करता है? ये मदद करता है आपके शरीर के लिपिड निर्माण में। ठीक है, किस चीज में मदद करेगा? लिपिड फॉर्मेशन में। खुदरा, ये मदद करता है प्रोटीन निर्माण करवाने में, प्रोटीन निर्माण करवाता है और राइबोसोम का निर्माण करता है। समझे आप लोग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस वन रफ। डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अभी मेरे पास मैसेज आया है दोबारा से सर का। आप मुझे एक बार अपने बैच का नाम बता दो सो दैट मैं थोड़ा सा मदद कर सकूं आपको। लिपिड का मतलब होता है चिकनापन, जो हमारे शरीर में चिकनापन उपस्थित होता है। निर्वाण 2 में, ऑल राइट। इज इट क्लियर? प्रहार बैच, ऑल राइट ऑल राइट। तो जितने भी आपके बैचेस हैं मैं सब में अलाउ करवा देती हूँ पिछले एक हफ्ते की क्लास, एंड मैं इस उम्मीद से करवा रही हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, सच में पढ़ेंगे। 7th नंबर पे आप लोग पढ़िए जरा किस चीज के बारे में। तो इनका कार्य कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपके शरीर में जितने भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनकी पैकेजिंग और देयर ट्रांसपोर्टेशन। एम आई क्लियर? तो पदार्थों को लाने, शरीर में एक जगह से
एग्जैक्टली इसको हमारी बॉडी की ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। अरे तुम लोग तो अच्छे हो यार, तुम लोग तो पढ़ पढ़ के आए हो। ठीक है जी। Is it fine? Clear? Is it fine and clear? अब हम पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर के बारे में जिसको आप अच्छे से पहचानते होंगे, वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, सबसे प्यारी बात इनके बारे में क्या होती है, इन्हें हम हमारी बॉडी का सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, आत्महत्या। क्यों कहते हैं, बहुत अच्छा सा स्पेसिफिक सा रीजन है। बेसिकली क्या होता है, आपके शरीर में जब कोई भी बाहर से आता है तो सिमिलर कंडीशन है कि मान लो आपके कोई रिश्तेदार है जिन्होंने आपको कभी देखा ही नहीं है, या कोई चोर घुसा है आपके घर में, तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना, आइए भाई साहब बैठिए खाना खाकर जाना, ऐसा नहीं करोगे, आप डाउट करोगे कि कौन है। अगर उसने सीधे से बता दिया तो ठीक है, वरना फिर आप मार पिटाई करोगे या फिर पुलिस को बुला लोगे। सिमिलरली केस हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर आया तो इसके पास एंजाइम होती है जिसको हम हाइड्रोलिटिक बोलते हैं। कर जाएगी, क्योंकि ये आपको बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो इसी वजह से इसे हमारी बॉडी का सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है जी, बस आपसे एंजाइम का नाम पूछने के लिए आएगा कि भाई कौन सी एंजाइम होती है, तो एंजाइम का नाम आपको बता देना है बड़े प्यार से, दैट इज हाइड्रोलिटिक। हाँ, बर्स्ट कर देती, वेरी गुड। एक जगह से कभी टिका रही। समझ आया? अब हम एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डन 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 डन। एक और स्ट्रक्चर है हमारा जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, जिसको हम लवक के नाम से जानते हैं, प्लास्टिड्स। हमारे अंदर तो नहीं है भाई ये, वरना हम भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते किसी कोने में खड़े होकर। किस चीज में मदद करेगा जी? प्रकाश, प्रकाश श्लेष। किस चीज में मदद करेगा? फोटोसिंथेसिस में। किस चीज में मदद करेगा? फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स में होता है, हमारे अंदर नहीं होता है। ये बेसिकली आप लोगों के 3 प्रकार का होता है, इसके तीनों टाइप आप याद कर लीजिए। आपने मुझसे बैच के मैसेज भिजवाए हैं, अब मुझे पता नहीं कहाँ से मैसेज आ रहे हैं, मैम कौन सा बैच नंबर है, मैम एक बार आईडी बता दो, स्टूडेंट से पूछ लूं। इतने तमाम मैसेजेस आ रहे हैं। अब क्लास के बीच में आप मुझे कोई भी काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बराबर मैसेज भेज रहा है, मैम मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, बता दो कौन सी क्लास कौन सी क्लास। अब नहीं मैं बीच में ऐसे कोई बात करूंगी आपके लिए भाई, बिल्कुल भी। हरित लवक होता है, ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, श्वेत और वर्ण।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। Is it fine or not? अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक, आज का आखिरी स्ट्रक्चर, जिसका नाम था न्यूक्लियस। यही तो सारे फसाद की जड़ था, है ना? अगर ये सब में होता तो हमें इतना कुछ पढ़ना ना पड़ता। और सोचो अगर ये होता ही नहीं तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। कितनी अच्छी बात होती है ना, सिर्फ प्रोकैरियोट्स पढ़कर छोड़ देते। तो ये इतनी सारी जो कथा हमने पढ़ी है सिर्फ इसी की वजह से पढ़ी। अगर ये होता ही नहीं तो मजे आ जाते हैं आपके। 90% सिलेबस कट जाता बायो में से। मैं भी बस 2-3 दिन में बायो कवर करवा देती, आप भी खुश, मैं भी खुश। इसे हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है। ठीक है, शरीर का, इसको क्या कहा जाता है? शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, केवल इसका कार्य क्या होता है? इसके अंदर आनुवांशिक सूत्र पाए जाते हैं। आनुवांशिक, क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। और लगा रही हूं, दोनों साथ नहीं पाए जाते, एक ही होगा कोई इनमें से। इंग्लिश में क्या लिखें? अजय इंग्लिश में भी बता दिया हमने, ऐसी कैसी बात है। मैं पहले इसको सेव कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं सेव करना भूल जाती हूँ और उसके बाद मैं फाइल अपलोड नहीं कर पाती टाइम से, है ना? हेरिडिटी करेक्टर्स, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेट मी सेंड दिस फाइल टू मी माई सेल्फ, और उसके बाद आप आराम से लिखते रहना। ठीक है गाइस, मैंने ये बताया आपको कि दिस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट बेसिकली रेगुलेट्स द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये समझाने की कोशिश करिए। हाँ अदिति, जितनी भी जिंदा चीजें होती है सब में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, हमारे अंदर होता है। वी आर वेरी स्पेशल एक्चुअली। शाम को 5 बजे आपकी क्लास है, एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग क्लास में जरूर शामिल होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। वेरी वेरी वेलकम टू द क्लास। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास रेटिंग के 3 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैकल्टी का मतलब है मैं, ठीक है, और कंटेंट का मतलब है मैंने क्या पढ़ाया है। तो आपको इन तीनों पर, और ये इन्फ्लुएंस होता है यानी ऑल ओवर आपको कैसा लगा, तो आपको इन तीनों चीजों पर रेटिंग करनी है ना। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, आप लोग मुझे 5 आउट ऑफ 5 दे देते हो लेकिन कंटेंट पे रेटिंग नहीं करते। तो मुझसे पूछा जाता है कि जब पढ़ा नहीं रही हो तो बच्चे तुम्हें पसंद कैसे कर रहे हैं। कंटेंट का मतलब होता है जो मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपको तीनों चीजों पर रेटिंग करनी है अभी क्लास ओवर होने के बाद।
सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अपने कमेंट्स जरूर लीव करना, हर क्लास के बाद मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाद में। तो अभी रेटिंग के बाद कमेंट बॉक्स के लिए ऑप्शन होता है, वहां पर कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।